दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट पर है जहां हम देखते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में एक साइंटिस्ट और उसका वर्कर एक मीटियोराइट को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन वापस आते वक्त उन्हें कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना होता है जहां उन्हें 5 महीने लग जाते हैं। पिछले होने वाले दिनों में उनके साथ क्या कुछ होता है, यह सब हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है जेरी शेपर्ड से, जो अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में अपनी टीम के साथ एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। जेरी के साथ उसका दोस्त चार्ली भी होता है, जो उसका साथ देकर हर पल एंजॉय करता है इस सर्द मौसम में भी। जेरी के पास कुछ लॉयल डॉग्स भी होते हैं जिनसे वह बहुत प्यार करता है और हर दिन उनके साथ खेलता है और उनको खाना देता है। ये डॉग्स भी जेरी का काफी कहना मानते हैं। जब जेरी अपने डॉग्स को खाना खिला रहा होता है तो उसे एक प्राइवेट प्लेन लैंड करता हुआ नजर आता है। जब वह पास जाकर देखता है तो प्लेन में डॉक्टर डेविस नाम के एक साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, जो अर्थ एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए होते हैं। सारी टीम डॉक्टर डेविस का इस्तेकबाल करती है और उसे अपने कैंप में ले जाती है, जहां डॉक्टर डेविस कहता है कि उन्हें माउंट मेलबर्न जाना है क्योंकि वहां एक मीटियोराइट गिरा था जिसका खोज करना है। जेरी कहता है कि जनवरी का आखिरी महीना चल रहा है और मौसम भी काफी खराब है और ये जगह यहाँ से 2 गुना दूर है। जेरी का सीनियर कहता है कि डॉक्टर डेविस काफी दूर से आए हैं और उनका ये प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जेरी कहता है ठीक है, पर मौसम खराब होने की वजह से हम स्नोमोबाइल से वहां नहीं जा सकते, इसलिए हमें डॉग्स के साथ जाना होगा। अब रात में जेरी अपने डॉग्स के पास जाता है। माया और मैक्स दोनों टीम को लीड करते हैं। माया को जेरी प्यार से अपनी बेटी बुलाता है। जेरी उनसे कहता है बस एक आखिरी ट्रिप, इसके बाद हम सब घर चलेंगे। अब अगले सुबह जेरी डॉक्टर डेविस को अपने डॉग्स का इंट्रोडक्शन करवाता है और उसको रूल्स समझाता है कि हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए सफर के दौरान। उसके बाद चार्ली और बाकी टीम वहां आ जाते हैं और चार्ली जाने से पहले जेरी और डॉक्टर डेविस का एक पिक्चर लेता है यादगारी के लिए। उसके बाद दोनों माउंट मेलबर्न की तरफ रवाना होते हैं। इनका ये सफर काफी लंबा और खतरनाक होने वाला था और इस सफर को लीड कर रहे थे 2 डॉग्स, माया और मैक्स। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं तो डॉक्टर डेविस पूछता है हम क्यों रुक गए? तो जेरी कहता है कि आगे काफी बर्फीला मैदान है, इन्हें नहीं पता कि बर्फ की परत कितनी मोटी है, इसलिए जेरी बर्फ की परत को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। वहीं डेविस डॉग स्लेड के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी जेरी को मालूम पड़ता है कि आगे बर्फ की परत पतली है। तो जेरी कहता है हमें दूसरी साइड जाना चाहिए। वो डेविस को सब कुछ समझाता है कि स्लेड को ऐसा करना। मुड़ने के टाइम वो समझ जाता है। सब डॉग्स जेरी की तरफ अपना लोकेशन चेंज करके बढ़ जाते हैं, मगर मैक्स, जो सबसे शरारती डॉग होता है, वो उसी बर्फ की पतली परत की तरफ दौड़ता है और तभी जेरी के डॉग्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और इसी दौरान स्लेड बर्फ की पतली परत को तोड़ता है और डॉक्टर डेविस उसमें गिर जाता है। मगर जेरी जल्दी से आकर अपने डॉग्स के साथ स्लेड को खींचते हैं, जिससे डॉक्टर डेविस बाहर निकल जाता है बिना किसी चोट के। अब रात होने पर ये दोनों वहीं कैंप लगाते हैं और अगले सुबह फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली आधे दिन तक लगातार चलने के बाद ये दोनों माउंट मेलबर्न के काफी करीब पहुंच जाते हैं और उसे देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी खूबसूरत होता है। उधर हमें बेस कैंप दिखाया जाता है, जहां पर मौसम विभाग वालों का कॉल आता है। वो कहते हैं कि दक्षिण की तरफ एक काफी भयावह तूफान आ रहा है, इसलिए जितने भी लोग वहां हैं वो जल्दी से जल्दी बेस कैंप खाली करके वापस आ जाएं। अब जेरी का सीनियर उसे ये न्यूज देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी ये दोनों बेस कैंप आ जाएं क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। जेरी ये खबर डॉक्टर डेविस को देता है कि हमें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर डेविस ये सुनते ही जेरी से कहते हैं कि मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उस मीटियोराइट को ढूंढने के लिए यहाँ तक आया हूँ। मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। उस मीटियोराइट के मिलने के बाद विज्ञान के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों का पता चलेगा, जो हमारी मानव जाति के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जेरी माउंट मेलबर्न की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर डेविस के काफी जिद करने पर जेरी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं आपको आधा दिन और देता हूँ। अगले सुबह ये दोनों डॉग्स को नीचे छोड़कर माउंट मेलबर्न की पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। उस मीटियोराइट को ढूंढने के लिए ये दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं मिलता, इसलिए ये निराश हो जाते हैं और इनका टाइम भी खत्म होने वाला होता। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर डेविस की नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ती है। वो पत्थर और कुछ नहीं बल्कि वही मीटियोराइट होता है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं और अब ये दोनों वापस बेस कैंप की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक जेरी नोटिस करता है कि उसके एक डॉग के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए उसकी पट्टी करने के लिए वो वहां रुक जाता है। वहीं डेविस बेस कैंप कॉल करके तूफान की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा होता है।
डेविस बात करता हुआ बर्फीली खाई के काफी करीब पहुंच जाता है और तभी अचानक उसका पैर नीचे फिसल जाता है और वो उस खाई के काफी नीचे गिरता है। जेरी के पूछने पर डेविस बताता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए वो ऊपर नहीं आ सकता। जेरी कहता है, आप वहाँ से हिलना मत, क्योंकि बर्फ की परत काफी पतली है। और तभी उस बर्फ की परत में दरारें आने लगती हैं और देखते ही देखते वो बर्फ की परत टूट जाती है और डेविस उस बर्फीली ठंडी पानी में डूबने लगता है। जेरी कहता है, आप हिलना मत, आप बस एक बर्फ को पकड़ लो, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। अब जेरी जल्दी से अपने डॉग्स को लेकर नीचे उतरता है, पर बर्फ में दरार आने के कारण वो डेविस को खुद बचाने आगे नहीं जा सकता था। इसलिए वो अपनी प्यारी डॉग माया को रस्सी देता है डेविस तक पहुंचाने के लिए। माया बहुत ही संभाल कर वो रस्सी डेविस तक पहुंचा देती है। डेविस इसे अपने शरीर में फंसा लेता है। इसके बाद सारे डॉग्स मिलकर डेविस को उस बर्फीली पानी से बाहर खींच लेते हैं। डेविस की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए जेरी उसे स्लेड पर अच्छे से कवर कर देता है और फिर वो अपनी प्यारी डॉग माया से कहता है, माया तुम हमें घर ले जाओगी। माया जेरी की बात समझ जाती है और फिर वो अपने सभी साथियों के साथ उस स्लेड को खींचते हुए बेस कैंप की तरफ आगे बढ़ती है। जिस तूफान के बारे में बताया गया था, उस तूफान की शुरुआत हो चुकी थी, इसीलिए कैंप में सभी इन लोगों के लिए काफी परेशान हो रहे थे कि कहीं ये लोग मुसीबत में ना आ जाएं। जेरी की दोस्त कैट अपने सीनियर से कहती है, मैं जेरी को ढूंढने जा रही हूँ। इस पर उसका सीनियर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तूफान इतना तेज हो गया है कि तुम्हें कुछ भी साफ नजर नहीं देगा। ये सुनने के बाद कैट काफी उदास हो जाती है और जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है, वो देखती है कि जेरी डेविस को लेकर अपने डॉग्स के साथ वापस आ चुका है। ये देखकर सभी भागकर बाहर जाते हैं और उन सबको कैंप के अंदर ले आते हैं। जेरी और डेविस की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए वहाँ का सीनियर सभी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इन दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाना होगा, इसलिए जल्दी से प्लेन तैयार कराओ। जेरी कहता है, मेरे डॉग्स का क्या होगा? सीनियर कहता है कि प्लेन में इतनी जगह नहीं है कि हम सब एक साथ यहाँ से उड़ान भर सके, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमें छोड़ने के बाद कैट यहाँ वापस आएगी और तुम्हारे डॉग्स को रेस्क्यू करके तुम्हारे पास पहुँचा देगी। लेकिन जेरी का दिल नहीं मानता। वो अपने डॉग्स को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो सारे डॉग्स उसके अपने बच्चों की तरह थे, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। लेकिन डेविस और उसकी हालत काफी खराब थी, हो सकता था उन दोनों के हाथ या पैर भी काटने पड़ जाते। ये देखकर जेरी को अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। अब जाने से पहले जेरी अपने सारे डॉग्स को मजबूती से चेन में बांध देता है, ताकि जब कैट इन्हें लेने आए तो उसे इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर जाने से पहले वो अपने सारे डॉग्स से कहता है, हम बहुत जल्द साथ होंगे, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। उसके बाद हम जेरी को अस्पताल में देखते हैं, जहां उसे एक दिन बाद होश आता है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब थी। वो कूपर से पूछता है, सब कहाँ हैं? कूपर कहता है, सब ठीक है। फिर जेरी पूछता है, मेरे डॉग्स कहाँ हैं? वो सभी ठीक हैं। जेरी का दोस्त कहता है, सारे डॉग्स वहीं हैं। हमारे आने के बाद वहाँ का मौसम काफी खराब हो चुका है, जिसके कारण उस लाइन की सारी उड़ान बंद कर दी गई है, इसलिए तुम्हारे डॉग्स को वहाँ से वापस नहीं लाया गया। ये सुनते ही जेरी शॉक हो जाता है और तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी वो बाहर जाता है। बाहर उसे कैट मिलती है। वो कैट से कहता है, हम कितनी जल्दी वहाँ तक जा सकते हैं? कैट कहती है, वहाँ जाने की इजाजत अभी किसी को भी नहीं है, क्योंकि अभी मौसम काफी खराब है। अब सर्दियाँ खत्म होने के बाद ही हम वहाँ जा सकते हैं। ये सुनकर जेरी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके सारे डॉग्स चेन से मजबूत तरीके से बंधे हुए हैं और अगर वो जल्दी से जल्दी उन्हें बचाने नहीं गया तो उसके सारे डॉग्स मर जाएंगे। पर जेरी इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब वो जल्दी से भागकर कमांडर के पास जाता है और उनसे कहता है, मुझे एक प्लेन चाहिए बेस कैंप तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से सभी को निकाला नहीं गया है। कमांडर कहता है, मैंने तो सभी को निकालने के आदेश दिए थे। जेरी कहता है, नहीं, अब भी मेरे 8 डॉग्स वहाँ फंसी हुए हैं। इस पर कमांडर कहता है, 2 दिन के अंदर हमें 200 लोगों को रेस्क्यू करना है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, क्योंकि एक और दूसरा स्टॉर्म हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे पास इतना सप्लाई नहीं है कि हम यहाँ ज्यादा समय तक रुक सकें। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब जेरी वॉशिंगटन जाता है और बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है, ताकि उन पैसों से वो एक प्राइवेट जेट हायर करके अपने डॉग्स को एंटार्क्टिका से बचा कर ले आए। लेकिन बैंक वाले लंबा समय लेते हैं पैसे देने के लिए, और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एंटार्क्टिका जाने वाले सारे टीमें कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि 25 सालों में ऐसा स्टॉर्म कभी नहीं आया। उधर हमें एंटार्क्टिका में जेरी के डॉग्स को दिखाया जाता है, जिन्हें वहाँ बंधे हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। वो भूखे प्यासे थे और जेरी के आने का इंतजार कर रहे थे, और अब वो स्टॉर्म वहाँ काफी तेज हो चुका था। इस कारण वहाँ लगा एक फ्लैग जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं,
ये देखकर सारे डॉग जोर जोर से भौंकने लगते हैं और कुछ ही देर में वो फ्लैग हवा के तेज बहाव के कारण फटकर नीचे गिर जाता है। उस फ्लैग को उड़ता हुआ देखकर सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं उसके पीछे भागने के लिए, और फिर सारे डॉग्स एक एक करके उस चेन को तोड़कर फ्लैग के पीछे दौड़ने लगते हैं, जैसे ये किसी बॉल के पीछे भाग रहे हैं उसके साथ खेलने के लिए। उधर हमें जेरी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगने की कोशिश में लगा हुआ होता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर अचानक जेरी को डॉक्टर डेविस याद आते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मेरे डॉग्स ने उनकी जान बचाई थी, शायद वो इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो डॉक्टर डेविस के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरे सारे डॉग्स वहाँ फंसी हुए हैं, मैं रात को सो नहीं पाता, मैं कोशिश करके थक चुका हूँ, मगर कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। आपकी तो साइंस फंड वालों से अच्छी पहचान है, अगर वहाँ से कोई मदद मिल जाती तो मैं अपने बच्चों को बचा लेता। सर्दियाँ शुरू होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, इसके बाद कोई भी वहाँ नहीं जा सकेगा। डेविस कहता है, बिना किसी फायदे के कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर तुम वहाँ चले भी गए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो वहाँ का तापमान -50 डिग्री से भी नीचे है और काफी दिन हो चुके हैं, इसलिए अच्छा होगा तुम उन्हें बुला लो। इस पर जेरी कहता है, क्या आप उनका एहसास भूल सकते हो? और यहाँ से जेरी को निराशा मिलती है, वो काफी टूट जाता है क्योंकि कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। उसे अपने डॉग्स काफी याद आ रहे थे क्योंकि वो डॉग्स ही जेरी के परिवार थे। उधर हमें उन डॉग्स को दिखाया जाता है। एक दिन इन डॉग्स को वहाँ एक परिंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर सारे डॉग्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि 15 दिन बीत चुके थे और इन सब ने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए सभी डॉग्स उस परिंदे के पीछे भागते हैं। पर जैक, जो इन सब में सबसे बड़ा था, वो इन सब के साथ नहीं जाता। माया उसे अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो वहीं बैठा रहता है। अब ये सब जैसे ही उस परिंदे का पीछा करते हैं, आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ ढेर सारे परिंदे दिखाई देते हैं और अब सब मिलकर उनका शिकार करते हैं और काफी दिनों के बाद अपना पेट भरते हैं, जिन्हें वहाँ सरवाइव करते हुए पूरे 50 दिन हो गए थे। इन 50 दिनों में ये सब बेस कैंप से काफी आगे आ गए थे। एक दिन उनमें से एक डॉग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उठ नहीं पाता, इसलिए सारे डॉग्स रात में उसी के पास आकर सो जाते हैं, और जब ये अगले सुबह जागते हैं तो ये देखते हैं कि वो डॉग मर चुका है। इसलिए सारे डॉग्स वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं, लेकिन मैक्स उनके साथ नहीं जाता। वो कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता है, पर कुछ देर बाद जब वो अपने साथियों के पीछे जाने की कोशिश करता है तो वो रास्ता पूरी तरह से बर्फ के तूफान की चपेट में आ चुका होता है और यहीं पर मैक्स अपने साथियों से बिछड़ जाता है। मगर अब वो आगे नहीं जाता, वो वापस अपने बेस कैंप की तरफ चला जाता है जहाँ पर जेरी उन सबको बांध कर गया था। उधर हमें उन 5 डॉग्स को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक बेस कैंप मिलता है जो रशा का था। वहाँ उन्हें खाने का ढेर सारा सामान मिलता है जिसे 5 डॉग्स पेट भर के खाते हैं और वहीं आराम करते हैं। इधर मैक्स वापस अपने बेस कैंप तक आ जाता है, लेकिन यहाँ का बेस कैंप पूरी तरह से लॉक था, जिस कारण उसे खाने का कोई भी सामान नहीं मिलता। वो काफी दिनों से भूखा था, इसलिए वो खाना ढूंढने के लिए वहाँ से कुछ आगे जाता है और आखिरकार उसे एक बड़ी सी व्हेल मछली मरी हुई दिखाई देती है। अब मैक्स जैसे ही उस व्हेल मछली को खाने के लिए आगे बढ़ता है, उस व्हेल के अंदर से एक सील बाहर निकलती है जो मैक्स पर हमला करने लगती है। मैक्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी मैक्स को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, और तभी वो अपने सारे दोस्तों को देखता है जो वहीं थे। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर मैक्स के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब वो वापस उस व्हेल मछली के पास जाता है और उसका एक मांस का टुकड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वो सील गुस्से में उसके पीछे भागती है। मैक्स ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके दोस्त भी इस मौके का फायदा उठाकर पेट भर के खाना खा सकें, और होता भी ऐसा ही है। 5 डॉग्स मिलकर उस मरी हुई व्हेल को खाने लगते हैं, लेकिन तभी वो सील वहाँ वापस आ जाती है और माया पर हमला कर देती है, जिससे माया के पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर सारे डॉग्स एक एक करके उस सील पर हमला कर देते हैं, जिस कारण वो सील वापस बर्फ के अंदर चली जाती है। अब यहाँ माया का पैर जख्मी था, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस व्हेल को खाने लगती है अपनी भूख मिटाने के लिए। उधर हमें जेरी को दिखाया जाता है, जिसे अपने डॉग्स से बिछड़े हुए पूरे 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन आज भी वो अपने डॉग्स तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ था। 5 महीने बाद भी उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया था, इसलिए वो खुद ही अपने डॉग्स के पास जाने की तैयारी करता है। उसके पास किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता था, इसलिए वो अपने डॉग्स तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते मतलब न्यूजीलैंड तक जाता है, पर उसे वहां से आगे ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, जिससे जेरी निराश हो जाता है। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और यही होता है जेरी के साथ। दरअसल वहाँ पर जेरी की मदद करने के लिए उसका दोस्त कूपर, पायलट कैट और साथ ही डॉक्टर डेविस वहाँ आए हुए होते हैं।
तीनों को अपनी मदद के लिए वहाँ देखकर जेरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जेरी की इस काम के लिए सारी फंड डॉक्टर डेविस ही कर रहे थे। अब ये लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ते हैं, पर इतना लंबा सफर हेलीकॉप्टर से तय नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये लोग एक शिप पर लैंड करते हैं। पर जिस जगह पर इन्हें पहुंचना था वहां से 100 मील पहले ही शिप बर्फ की चट्टानों के बीच फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और इनका ये सफर यहीं रुक जाता है। इनके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि ये हेलीकॉप्टर से बेस कैंप तक पहुंचकर वापस यहाँ आ सके। हालांकि सबको पता होता है कि सारे डॉग्स अब तक मारे जा चुके होंगे, मगर फिर भी जेरी वहां जाना चाहता है अपने डॉग्स को आखिरी विदाई देने के लिए। तभी कूपर इन्हें बताता है कि यहाँ से इटालियन बेस कैंप नजदीक है और वहाँ पर बहुत सारे स्नो कार्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम वहाँ से अपने बेस कैंप तक का सफर स्नो कार से आसानी से तय कर सकते हैं। जेरी को कूपर का ये आइडिया काफी पसंद आता है और आखिरकार बिना वक्त गवाए ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हमें माया को दिखाया जाता है जो काफी जख्मी थी और चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक जगह आकर बैठ जाती है। सारे डॉग्स भी उसके आसपास ही आकर बैठ जाते हैं। वो खुद के लिए खाना नहीं ला सकती थी, इसलिए सारे डॉग्स मिलकर शिकार करते हैं और माया के सामने लाकर रख देते हैं ताकि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये सारे डॉग्स अब तक यहाँ पर बिना किसी सुविधा के इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच एकता है। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इसलिए ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान रहने की सोच भी नहीं सकता, वहाँ पर ये डॉग्स अब भी जीत रहे हैं। अब उधर हमें जेरी और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कूपर के प्लान के अनुसार अपने बेस कैंप तक पहुँच चुके हैं। अब जेरी उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपने सभी कुत्तों को चैन से बांध दिया था। लंबे समय तक बर्फ गिरने के कारण वो चैन बर्फ के काफी अंदर दब चुकी थी। अब जेरी जैसे ही उस चैन का पहला सिरा खींचता है, उसे वहाँ पर जैक की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल जैक ही अकेला डॉग था जिसने खुद को उस चैन से नहीं छुड़ाया था। ये देखकर जेरी दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, हम इतने दिन बाद आए फिर भी इन्होंने अपना चैन नहीं छोड़ा। अब आगे बढ़ने पर जेरी देखता है कि चैन में जैक के अलावा कोई भी डॉग बंधा हुआ नहीं है। ये देखकर जेरी काफी खुश हो जाता है और अपने साथियों से कहता है उन्होंने खुद को छुड़ाया है। तब जेरी दूर से मैक्स को आता हुआ देख लेता है। उसके पीछे सारे डॉग्स भी आ रहे होते हैं। अब जैसे ही सारे डॉग्स की नजर जेरी पर पड़ती है, वो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और जेरी की तरफ दौड़ने लगते हैं। इधर जेरी के भी खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसने मान लिया था कि उसके सारे बच्चे अब तक मारे जा चुके होंगे, पर लकी ऐसा नहीं हुआ था और अब जेरी भी अपने प्यारे बच्चों की तरफ दौड़ता है और आखिरकार उन्हें अपने गले लगाकर काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने प्यारे बच्चों से इस तरह से मिल पाएगा। वही जेरी के डॉग्स भी जेरी से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब आखिरकार जेरी अपने सारे डॉग्स को साथ ले जाने के लिए एक एक करके स्नो कार में बैठाने लगता है, पर मैक्स गाड़ी में नहीं बैठता, वो दूसरी तरफ भागने लग जाता है। जेरी मैक्स का पीछा करता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद जेरी देखता है कि वहाँ पर माया है जो काफी घायल हालत में पड़ी है। मतलब कि मैक्स जेरी को माया के बारे में बताना चाहता था। माया जो कि मैक्स की प्यारी बेटी थी, उसकी ये हालत देखकर मैक्स की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो माया से कहता है, मेरी प्यारी बेटी चलो अब घर चलें। ये कहकर जेरी माया को अपनी गोद में लेकर मैक्स के साथ अपने स्नो कार की तरफ आगे बढ़ता है। माया को जिंदा देखकर बाकी सब भी काफी खुश हो जाते हैं और अब आखिरकार सब इस मिशन को पूरा करके वापस घर की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।